आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई वार्तालाप को लेकर के। दरअसल आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, इन्होंने जो कर्नाटक के वेमगल स्थित टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकने में सक्षम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया के तहत तैयार होगा और वैश्विक बाजार में निर्यात भी किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2026 को भारत यूरोप संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया और हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ ऐतिहासिक FTA है, उसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी की कोई सीमा नहीं है, ये गहरे महासागर से लेकर ऊंचे पर्वत तक पहुंच सकती है। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में और भी महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है AMCA प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि इस समय सरकार की तरफ से और DRDO की तरफ से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वहीं सरकार ने अब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे हैं, ये खोल दिए हैं। दरअसल DRDO ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 दावेदारों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम सामने है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकरीबन 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे, जिन्हें 2035 तक भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर HAL को लेकर अभी भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी का अंतिम बयान है, उसमें यही कहा गया कि चीज़ों को अभी इवेलुएट किया जा रहा है, चीज़ें अंडर डिस्कशन है और बहुत जल्दी जो क्लियर पिक्चर है वो आपके सामने होगी कि HAL इस प्रोग्राम का हिस्सा आगे रहेगी या नहीं रहेगी। और HAL ने भी अभी ये कहा कि उन्हें इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, भविष्य में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जेट इंजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत को भी एक लंबा रास्ता तय करना है और इसी क्रम में भारत ने 61,000 करोड़ रुपए का एक नेशनल एरो इंजन मिशन लॉन्च कर दिया है। इसके अंतर्गत एक तरफ जहां हम फ्रांस के साथ ज्वाइंट वेंचर को फॉर्म करके एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 120 किलोटन का इंजन विकसित कर रहे हैं, तो पैरेलली जो एक नया इंजन स्टडी है वो हम UK के साथ भी शुरू करने वाले हैं। और इसका उद्देश्य यही होगा कि आने वाले भविष्य में जो भारत की ओवर डिपेंडेंसी है इंजन को लेकर, फिर चाहे वो रूस के ऊपर हो, फिर चाहे वो फ्रांस के ऊपर हो या अमेरिका के ऊपर हो, इसको खत्म किया जा सके। और जो इंडिजिनस प्रपल्शन का रास्ता है उसको फास्ट ट्रैक करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और यहाँ पर 5th जनरेशन से 6th जनरेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको ब्रिज करने की जिम्मेदारी भी उठाई गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि रोल्स रॉयस का जो अभी हाल ही में कमेंट आया था वो व्यर्थ नहीं था, बल्कि ऑलरेडी उन्होंने इस क्षेत्र में काफी बड़े काम किए हैं। रोल्स रॉयस ने तो भारत को कावेरी 2.0 प्रोग्राम को रिवाइव करने का ऑफर भी दिया है और हर संभव मदद देने की भी बात की है। जब बात इंजन की आती है, खासकर जो गैस टरबाइन प्रपल्शन है, तो इसको लेकर हम लोग आमतौर पर AMCA इंजन को लेकर बात करते हैं, कावेरी इंजन को लेकर बात करते हैं, लेकिन अब भारत ने जो छोटे से लेकर बड़े इंजन है सभी को गंभीरता के साथ लेना शुरू कर दिया है। और भारत की एक ऐसी तलाश जिसके अंतर्गत भारत एक छोटा इंजन चाहता है जो कि मिसाइल्स में यूज किया जाए, वो भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। क्योंकि आज़ाद इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि उन्होंने भारत का जो पहला फुली इंडिजिनस गैस टरबाइन इंजन है उसमें बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, जहां पर ये अब अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इसको हम गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हमने 75 से 80% तक सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंजन है अगले कुछ महीनों में डिलीवर भी कर दिया जाएगा। इस इंजन का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ATGG, यानी कि ये एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं GTRE का जो मानिक इंजन है उसका ही स्केल डाउन वेरिएंट है। और इसे हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्यतः हमारी जो नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज है उसमें यूज होता आने वाले भविष्य में नजर आएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को लेकर। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जो कि DRDO की एक प्रीमियम मिसाइल है, इसको लेकर अब अपडेट्स लगातार आना शुरू हो गई हैं। इनिशियली हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो मिसाइल है ये मुख्यतः हमें भारतीय नौसेना के लिए ही बनती दिखाई पड़ेगी और भारतीय नौसेना ही इसकी प्राइमरी यूजर होने वाली है। बेसिकली ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, लेकिन अब इसको लेकर स्पष्टीकरण आ चुका है, जहां पर LRASHM को लेकर ये कहा गया DRDO की तरफ से कि वैसे तो भारतीय नौसेना इसकी प्राइमरी कस्टमर होने वाली है, लेकिन अब ये प्रोग्राम एक्सपैंड हो रहा है।
यहाँ पर बेसिकली इसका एक डेडिकेटेड इंडियन आर्मी वेरिएंट और भारतीय वायुसेना के लिए भी एक जो वेरिएंट है ये विकसित किया जाएगा। हालांकि पहले प्राथमिकता भारतीय थल सेना के वेरिएंट को लेकर दी जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स वेरिएंट को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ी मिसाइल है और इसको स्केल डाउन करना और इस प्रकार से बनाना कि भारतीय वायुसेना इसको कैरी कर सके अपने फाइटर जेट में, इस पे थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर। यूँ तो हम कावेरी इंजन प्रोग्राम की हर डिटेल को ट्रैक करते हैं और हम ये उम्मीद में रहते हैं कि कभी हमें इसको लेकर कोई सकारात्मक खबर देखने को मिले, लेकिन शायद आज का दिन वही दिन है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमें अंतिम बार जो एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट और डेवलपमेंट देखने को मिला था वो सितंबर 2025 में देखने को मिला था, जब गोदरेज एरोस्पेस ने गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को पहला कावेरी इंजन, जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं, ये डिलीवर किया था। और ये भारत का, आप ये कह सकते हैं कि सीरियल प्रोडक्शन का पहला कावेरी इंजन है। और अब यहाँ पर जो D2 और D3 इंजन है, इनको लेकर के भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से D2 और D3 इंजन अब अपने असेंबली के अंतिम चरण में है और टेस्टिंग स्टेज में है, और इन्हें 2026 की पहली तिमाही में डिलीवर किए जाने की तैयारी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। गोदरेज एरोस्पेस का दावा है कि उनका टारगेट है कि 2026 में ही इसको जो फाइनल सर्टिफिकेशन है ये दे दिया जाए, यानी D1, D2 और D3 इंजन जो हैं ये बड़े स्तर पर टेस्ट होंगे। लक्ष्य यही है कि 2026 तक जो इंजन है उन्हें पूरी तरीके से सर्टिफाई कर दिया जाए। अब यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट भी होंगे, यहाँ पर जो वेदर टेस्ट है ये भी होने वाले हैं, एक्सट्रीम वेदर टेस्ट होंगे, और इनमें जो इंड्योरेंस टेस्ट है वो भी किया जाएगा, जहाँ पर इनको लंबे समय तक यूज़ में लाकर देखा जाएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आती है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद इन्हें जो क्लियरेंस है वो दे देगी, यहाँ पर सरकार की तरफ से मिल जाएगी क्लियरेंस, आप ये भी कह सकते हैं। इन सब का मकसद एक ही है कि ये देखना कि इंजन भरोसेमंद है या नहीं, और हर हालात में ये कैसा परफॉर्म करता है ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होगा। अब कावेरी डेरिवेट इंजन का इस्तेमाल कहाँ होगा? पहले सिर्फ यही माना जा रहा था कि कावेरी इंजन लड़ाकू विमान में ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन कावेरी डेरिवेट इंजन अलग अलग कामों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है उसमें भी ऑपरेट होता दिखाई पड़ेगा। इसका जो मरीन वेरिएंट है वो भी तैयार हो सकता है। इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम में भी हम इसको देख सकते हैं, और भविष्य के जो फाइटर जेट इंजन है उनके लिए टेक्नोलॉजी बेस का ये काम करने वाला है। और यहाँ पर गोदरेज एरोस्पेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और काबिले तारीफ भी है, क्योंकि जो कंपनी पहले से पार्ट बनाती थी अब वो पूरा इंजन असेंबल कर रही है, उसका इंटीग्रेशन कर रही है और फाइनल डिलीवरी भी कर रही है, यानी फुल इंजन पार्टनर वो बन चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट अभी इनका कैसे पूरा होगा? भारत में फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है, तो क्या एक बार फिर से हमें रूस पर अपनी डिपेंडेंसी बना के रखनी पड़ेगी? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भी GTRE से या यूँ कह लें सरकार से आना बाकी है। देखते हैं कि पहले छमाही का ये जो दावा किया गया है डिलीवरी का, उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और निस्संदेह आने वाले भविष्य में जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।